हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट जो हमने शुरू किया है एलटी ग्रेड और टीजीडी का कंबाइंड, उसमें ये लेक्चर नंबर 3 है, वीडियो नंबर 3 होने वाला है और कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 21। तो विदाउट एनी डिले, बाकी सब कुछ आपको पता है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वन कंटेनिंग द एसिडिफाइड फेरस क्लोराइड। ये कह रहे हैं दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें एक में तो फेरस क्लोराइड है, क्या है, फेरस क्लोराइड, ठीक है, और दूसरे में क्या है, अनदर एसिडिफाइड फेरिक क्लोराइड, दूसरे में फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड ये है, ठीक है। तो एक तो FeCl2 है, दूसरे में FeCl3 है, ये भरा हुआ है। द रेशियो ऑफ द आयरन डिपॉजिटेड एट द कैथोड इन द टू सेल्स व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सेल विल बी। ये कह रहे हैं अब इनका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इन दोनों सेल को सीरीज में लगा के, एक ही सीरीज में लगा के, और अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो फेरस आयन से, फेरिक मतलब फेरस क्लोराइड से और फेरिक क्लोराइड से जो आयरन डिपॉजिट है उनका उनका रेशो क्या होगा। अब ये मत समझना कि आयरन आयरन डिपॉजिट हो रहा है तो 1:1 हो जाना चाहिए, आंसर गलत हो जाएगा। फ्रेंड, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, पहले इसका मैं बेसिक बता दूं। ये आया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से, और ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आया है। किसके अकॉर्डिंग आया है? सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। अब सेकंड लॉ किसके साथ डील करता है? सेकंड लॉ डील करता है कि भाई अगर हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दें एक ही इलेक्ट्रिक सोर्स से, तब उन पर जो मास डिपॉजिट होता है, उनका जो रेशो होता है, मास डिपॉजिट का जो रेशो होता है, वो इनके इक्विवेलेंट मास के रेशो के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जैसे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो इसको सीरीज में कनेक्ट करने के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट करा, और इस वाले की भी हम क्या करेंगे, इस वाले की भी पॉजिटिव को दूसरे वाले के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स लगा रहता है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स लगा रहता है जिससे कनेक्ट है, ओके। अब पूरी कहानी है, ये तो हमने सेटअप बना लिया। अब इसमें से एक में क्या है, इसमें से एक में तो FeCl2 है और एक FeCl3 है। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्या कहता है, ये कहता है मास डिपॉजिटेड। भाई जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो जो हमारा मेटल होगा वो जाके इकट्ठा हो जाएगा कैथोड पर। किस पे इकट्ठा होता है? कैथोड पर। कैथोड नेगेटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो एनोड होता है, ठीक है। तो कैथोड पर जाके इकट्ठा हुआ, तो मास डिपॉजिटिव इन द सेल वन, इन द सेल, हाफ सेल कहते हैं ना, तो सेल वन डिवाइडेड बाय मास डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड इन द सेल टू, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मास डिपॉजिटेड ऑफ द सेल वन डिवाइडेड बाय मास डिपॉजिटेड ऑफ द सेल टू विल बी इक्वल द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकेंड आयंस। जो भी आयन बनेंगे उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि जितना मास कलेक्ट हो रहा है कुल मिला के वो उनके रेशियो में ही हो रहा है, इतनी बड़ी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब बात करनी है कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, इसका रेशियो बताना है। तो इक्विवेलेंट मास का रेशियो देख लो। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? तो फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं, वो निकलता है मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय जो भी वैलेंसी होती है उससे निकलता है। शॉर्ट में तो मेटल्स का आप ऐसे निकाल सकते हो, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी से। तो हम ये देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ फेरिक क्लोराइड, फेरिक फेरस क्लोराइड, पहला वाला क्या है, फेरस क्लोराइड है, तो फेरस क्लोराइड के लिए देखते हैं। तो फेरस क्लोराइड में हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ सिर्फ क्या आएगा बताओ, Fe2 पॉजिटिव आएगा, Fe2 पॉजिटिव। तो बस Fe2 पॉजिटिव का मोलर मास निकालना है। तो Fe2 पॉजिटिव का मोलर मास, ठीक है, तो Fe का मोलर मास, Fe2 पॉजिटिव का अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालें तो Fe का मोलर मास आएगा डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इक्विवेलेंट मास करें फेरिक क्लोराइड का, यानी कि फेरिक आयन का, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव आयंस का, तो इसमें क्या होगा, जो Fe का मास आएगा, ठीक है, मोलर मास, और डिवाइड बाय 3 से हो जाएगा, वैलेंसी से डिवाइड हो जाता है। वैलेंसी मतलब जो भी चार्ज होता है उससे डिवाइड हो जाता है। ये इनका इक्विवेलेंट मास हो गया। अब इक्विवेलेंट मास हो गया तो इनका रेशियो निकाल लो। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe2 पॉजिटिव पहली वाली सेल्स का डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। तो Fe डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड Fe डिवाइडेड बाय 3, तो ये रेशियो आ गया 3/2। और यही किसका रेशियो था, मास डिपॉजिटेड का रेशियो था। किसका, डिपॉजिटेड का, मास डिपॉजिटेड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, रेशो जो है रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया उनके आयंस के रिवर्स, ठीक है। तो रेशो आंसर क्या है, डी आंसर, दैट इज 3/2। ओके फ्रेंड्स, और ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की जो वीडियो है उसका लिंक डाल दिया है, देख लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर।
अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है लेकिन अच्छा है। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि आप इसे कौन से लॉ से सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स इसमें ना आप किसी भी लॉ से सॉल्व कर लेना। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टू सेल्स 1.25 वोल्ट एंड द 0.75 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो सेल्स है, एक तो है 1.25 वोल्ट का, दूसरा 0.75 वोल्ट का, दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। ये इफेक्टिव वोल्टेज है। जब पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल के लिए जो इफेक्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v इज इक्वल 1/v1 प्लस 1/v2, दैट इज वोल्टेज ऑफ फर्स्ट प्लस वोल्टेज ऑफ सेकंड का रेसिप्रोकल का सम। ओके, तो यहाँ से मैं v बराबर ये भी लिख सकता हूँ, v1 मल्टीप्लाई v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। भाई बात तो एक ही, अगर मैं इसके रेशो को निकालूं तो ऐसे ही तो लिखा दूंगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख दूंगा 1.25 मल्टीप्लाई 0.75 डिवाइडेड बाय 1.25 प्लस 0.75। तो अगर आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.9375 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। 1.75 प्लस 0.75 दैट विल बी 2। 2 से डिवाइड हो गया। ये जो आंसर आया है 4.6 के करीब आ रहा है। तो इसे अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लिखना चाहूँ तो 0.5 लिख सकता हूँ। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 0.5 वोल्ट, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। अब एक बात समझिए, ये हमारा किसके बेस पे था? ये हमने सिंपल जो वोल्टेज कनेक्शन होता है, वोल्ट बैटरी कनेक्शंस होते हैं, उसके बेस पे किया। जब बैटरी को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में और सीरीज में तो उसके बेस पे हमने कर लिया। लेकिन अगर हम इसे किरचॉफ लॉ के बेस पे करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? किरचॉफ लॉ ऑफ वोल्टेज, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि जब भी दो सेल्स कनेक्ट होती हैं, मान लो पैरेलल में कनेक्ट की, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ेगा। भाई पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, ऐसे जुड़ गया। ओके, अब मुझे बताओ सेल्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो कैसे करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव करता है कि नहीं? ओके, तो अगर मैं इसमें अपने जो रूल्स मैं बताता हूँ कि मैं लेफ्ट हैंड साइड या क्लॉकवाइज इसे सर्किट को घुमाने वाला हूँ, करंट को क्लॉकवाइज लेके चलने वाला हूँ, तो मेरे हिसाब से करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। तो करंट जब ऐसे फ्लो कर रहा है तो जो इसकी वोल्टेज है प्लस इसकी वोल्टेज का दोनों का सम क्या होगा? जीरो होगा। वो कौन सा बताता है? किरचॉफ लॉ ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का सेकंड जो लॉ आता है वोल्टेज वाला, वो बताता है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ओके, समझो अब बात को। अब बैटरी के अंदर या सेल के अंदर आपको एक छोटी सी चीज तो पता ही होगी कि जो करंट फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव करता है बैटरी के अंदर। और अगर हम आउटर सर्किट की बात करें, बैटरी से अलग चाहे पूरा सर्किट कितना भी बड़ा हो, उसमें जो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव करता है। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको V1 मान लूं, इसको V2 मान लूं, तो V1 की बात, जो करंट मैंने फ्लो कराया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है कि नहीं? बिल्कुल है। और जब पॉजिटिव टू नेगेटिव है यानी अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1.25 माइनस के, ठीक है, और फिर सब वोल्टेज का सम होता है। और अब की बार ये देखो, जब नीचे जाएगा करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया। अब इस बैटरी में V2 वाली में कैसे एंट्री कर रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी करंट की डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो होनी चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो इसके लिए इसकी वैल्यू प्लस के रखूंगा, प्लस 0.75, V2 की वैल्यू प्लस 0.75 विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स वो कितनी आ जाएगी? 0.5 वोल्ट। कितनी आ गई? 0.5 वोल्ट। ओके, अब आप कहोगे सर ये तो नेगेटिव आ रही है, ये तो नेगेटिव आ रही है। अब ये नेगेटिव क्या डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स? ये जो नेगेटिव डिनोट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ करंट की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। ये जो करंट की डायरेक्शन है वो आपके अपोजिट है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव का यहाँ पे कोई और सेंस, फाइनल जो आंसर आता है उसमें कोई सेंस नहीं बनता। पॉइंट इज क्लियर? चीजें याद रखना, ठीक है? तो दोनों से मैंने निकाल के दिखाया, आंसर बिल्कुल सही आया है। तो चाहे आप इसे किरचॉफ लॉ से करो चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन से करो, आंसर सेम ही आना है, वोल्टेज में गलत नहीं होगा। ठीक है, दोनों से करके दिखा दिया मैंने, दोनों मेथड से। कंसेप्ट याद रखना, बैटरी में जो करंट चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है। तो बैटरी अगर आप क्लॉकवाइज लेके चल रहे हो तो देख लो पॉजिटिव टू नेगेटिव बैटरी है तो उसमें नेगेटिव वाला आंसर रखो, लेकिन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी है तो अपना बढ़िया पॉजिटिव वाला आंसर रखो। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेक्लांशिया इन द डैनियल सेल्स आर एग्जांपल ऑफ। देखो भाई, लेक्लांशिया जो है वो ड्राई सेल है। वो शॉर्ट में बताता हूँ जल्दी से। लेक्लांशिया सेल जो है वो ड्राई सेल की कैटेगरी में आती है, और जो हमारी डैनियल सेल है वो हमारी वेट सेल में आती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, तो ये वेट सेल होती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ड्राई एंड द वेट सेल। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। लेजर इज अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग। लेजर एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फ्रेंड्स, लेजर कैसा डिवाइस है? लेजर के थ्रू क्या बन रहा है? लेजर के द्वारा हमें पता है एक रेडिएशन बनती है जो बहुत ही ज्यादा सीधी अनंत तक चली जाती है, बहुत ज्यादा सीधी अनंत तक चली जाती है। लेकिन वो तो हुआ उसका आउटर मैकेनिज्म। इंटरनली क्या हो रहा है?
कि जो लेजर बन रही है वो किसके कारण बन रही है, वो ऐसा कौन सा इसमें कंसेप्ट लग रहा है कि लेजर बन रही है। देखो, लेजर को काम करने के लिए पहले मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बताता हूँ कि एक रेडिएशन कब बनती है। जनरली किसी भी सब्सटेंस की रेडिएशन कब बनती है, अगर उसमें आग नहीं लगा रहे आप तो उसके अलावा रेडिएशन कब बन सकती है। रेडिएशन बनने का एक ही तरीका होता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे होता है आपको पता है, हायर लेवल से, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इससे रेडिएशन रिलीज होती है, इससे एनर्जी रिलीज होती है, रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये हमें पता है। अब बस यही रेडिएशन हम अलग अलग चीजों में यूज करते हैं, ये रेडिएशन हम अलग अलग चीजों में यूज करते हैं। किसी में हम बल्ब जलाते हैं, किसी में हम लेजर जलाते हैं, किसी में हम किसी चीज को गर्म करते हैं। कंसेप्ट एक ही है, कंसेप्ट सब चीजों के अंदर एक ही है कि एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप करता है, रेडिएशन रिलीज करता है, उस रेडिएशन का ही बस अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है। इवन आपके मोबाइल फोन में जो डिस्प्ले बनी हुई है उसके अंदर एक एक जो बल्ब है, माइन्यूट सा, बहुत माइन्यूट बल्ब होता है, बहुत छोटा, मैं कह दूं तो अगर नैनो पार्टिकल्स लेवल का, उसमें भी सेम कंसेप्ट चल रहा है। ओके, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जो भी ये चीजें वर्क करती हैं जिनमें ऐसी कुछ एनर्जी बन रही है, चाहे रेडिएशन वाली एनर्जी बन रही हो, चाहे कलर वाली, चाहे कैसे भी, उसमें कंसेप्ट तो यही है। अब बात करते हैं कि लेजर इनमें से किस कंसेप्ट में वर्क करती है, उसके इन्होंने टाइप दे दिए, दैट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन यानी स्वाभाविक विकिरण जिसमें खुद से निकलती है। डिस्पर्स रेडिएशन दैट इज वन विक्षेपित, कि इसमें जो कलर होंगे वो फैल जाएंगे, कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे, कलर फैल जाएंगे। थर्ड आती है स्कैटरिंग रेडिएशन, प्रकीर्णन, कि ये जो लाइट है वो फैलती हुई जाएगी, कलर सेम रहेगा लेकिन लाइट फैलती हुई जाएगी। या फिर स्टिमुलेटेड रेडिएशन दैट इज प्रेरित विकिरण। तो फ्रेंड, जो लेजर होता है, लेजर का जो नाम होता है उसी से आपको पता लग जाएगा, लेजर का नाम होता है लाइट एम्प्लीफाइड बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, दैट एल लाइट एम्प्लीफाइड, ए एस स्टिमुलेटेड, ई इमेजन एंड द आर रेडिएशन दैट इज लेजर। अब लेजर में हो क्या रहा है, लेजर में हो रहा है प्रेरित विकिरण, स्टिमुलेटेड रेडिएशन। अब ये क्या है समझो भाई, हायर से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, रेडिएशन निकली, और रेडिएशन किस पार्टिकल के मिलके बनती है, फोटॉन्स की मिलके बनती है। हम पढ़ चुके हैं कि जो जनरली जो रेडिएशन होते हैं वो फोटॉन्स है, वो पार्टिकल नेचर में अगर हम पढ़े तो फोटॉन्स है, वेव नेचर में पढ़े तो वेव तो कैसी भी हो सकती है। ओके, पार्टिकल के नजरिए से वो फोटोन है। अब ये जो फोटोन है वो पता क्या करता है, वो फोटोन दूसरे फोटोन को निकलने के लिए एक तरह से उत्प्रेरित करता है कि भाई मैं तो निकल रहा हूँ, तू मेरे साथ साथ निकल, जिस फ्रीक्वेंसी से मैं निकल रहा हूँ उसी फ्रीक्वेंसी से तू निकल। दिस इज कॉल्ड द प्रेरित विकिरण या फिर स्टिमुलेटेड रेडिएशन। तो यहाँ पर स्टिमुलेटेड रेडिएशन इमिशन का मतलब क्या होता है कि फोटोन स्टिमुलेट यानी कि उसको प्रेरित करता है, स्टिमुलेट्स अदर फोटॉन्स, जितने भी दूसरे फोटॉन्स है उनको प्रेरित करता है निकलने के लिए, और फिर इसी तरह से सीरीज चलती चली जाती है। तो ये जो लेजर है वो काम करती चली जाती है, मतलब सेम टाइप के फोटॉन्स निकलते चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो इट्स आंसर इज डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब मैंने आपको बता दिया, अगर डायोड की बात करें, डायोड किस बेस पे रोशनी देता है, तो इसी बेस पे देता है, एलईडी, दैट इज इसी बेस पे रोशनी देता है कि हायर जो है एनर्जी से लोअर में आता है। ठीक है, क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। द इक्वेशन 4 1h1 इज इक्वल टू He4 प्लस 2 प्लस E, यानी दैट इज एन इलेक्ट्रॉन, और बीटा पार्टिकल प्लस 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिप्रेजेंट। ये कहना एक समीकरण है जिसमें हमने ऐसे व्यक्त कर दिया, एक इक्वेशन है, ठीक है, और ये किस चीज को दर्शाती है, इट इज अ बीटा डीके, इट इज अ गामा डीके, इट इज अ फ्यूजन और फिजन। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आप ध्यान से देखो, जो बीटा डीके तो नहीं है। बीटा डीके में क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो बीटा डीके जब होता है कि जब एक न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तब बीटा डीके होता है, तब बीटा डीके होता है। अब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा, तो न्यूट्रॉन में से जो भी चीज घटी वो बीटा घटी और वो प्रोटॉन में बदल गई। ठीक है, क्लियर। गामा रेस क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा रेडिएशन बचती है जिसमें सिर्फ रेडिएशन निकलती है उसे गामा डीके कहते हैं। ये कुल मिला के जो इक्वेशन बचती है उसको एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यूज होती है, गामा डीके। अब फ्यूजन क्या है, फ्यूजन में क्या होता है, जो हमारे स्मॉल न्यूक्लियस होते हैं, स्मॉल जो न्यूक्लियो होते हैं, दे रिएक्ट विद ईच अदर, दे रिएक्ट्स विद
ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ लार्ज न्यूक्ली, ताकि उससे लार्ज न्यूक्ली जनरेट किया जा सके एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और उससे एनर्जी भी बनती है। तो अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं तो 4 1H1 है, यानी कि 4 आपके प्रोटोनियम हैं जो आपस में जुड़ करके हीलियम बना रहे हैं, भारी नाभिक बना रहे हैं, हैवी नाभिक बना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्यूजन, दैट इज संलयन। क्या कहते हैं? फ्यूजन, संलयन। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में होता है विखंडन, दैट इज टूटना, संलयन दैट इज जुड़ना। तो इसमें हाइड्रोजन के 4 एटम जो है आपस में जुड़ के हीलियम बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, संलयन हो रहा है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल इज, ये कह रहे हैं जिस तत्व का प्रथम आयनन विभव उच्चतम है वो है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। मैं आपको बता दूं कौन से पीरियड के एलिमेंट है? सेकंड पीरियड के। सेकंड पीरियड कहाँ से शुरू होता है? लिथियम से शुरू होता है। ठीक है, पहले पीरियड लिख देता हूँ, आयनेशन एंथैल्पी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये 8 एलिमेंट होते हैं पीरियड नंबर 2 में। अब ये कहना है इस पीरियड में से इन्होंने कुछ तत्व दे दिया, दैट इज बोरॉन दे दिया, कार्बन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया और ऑक्सीजन। इनके बीच आपको बताना है किसका हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, किसका हाईएस्ट है। अब अगर जनरली हम देखें तो जो जनरल ट्रेंड होता है, जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? वो होता है लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है? इंक्रीज होता है। ओके, बढ़ जाता है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए बढ़ जाता है। बढ़ता है क्यों है? बिकॉज स्मॉलर साइज गेट स्मॉल, साइज छोटा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। ये कंसेप्ट है। अब इसमें पूछेंगे 4 हमने दिए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें सबसे ज्यादा किसका है? तो फ्रेंड्स, इसमें एक्सेप्शनल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये एक्सपेक्टेड था। ओके, एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है? एक्चुअल फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक्चुअल में क्या होता है? होता है लिथियम, लिथियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद बेरिलियम। एक तो यही चेंज आ गया, एक तो यही चेंज आ गया। ठीक है, उसके बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा होता है नाइट्रोजन का, एक यहाँ चेंज आ गया। फिर फ्लोरीन एज इट इज और नियोन एज इट इज। अब ये जो 2 चेंज आए, इसका दोनों का रीजन एक ही है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3 होता है। अब जो ये 2p3 होता है फ्रेंड्स, इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये होता है हाफ फिल्ड। कैसे होता है? हाफ फिल्ड होता है। और हाफ फिल्ड जो होता है एक्स्ट्रा स्टेबल होता है एंड रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, इसलिए इसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ओके, एक ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ताकि इलेक्ट्रॉन को हटा सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो 8 है, 1s2 है, 2s2 है, 2p4 है। अब 4 में क्या हो रहा है कि भाई ऑक्सीजन के पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है ये वाला, तो ये इसको जल्दी लॉस कर देगा, इसको जल्दी लॉस करेगा। क्यों जल्दी लॉस करते? ये 3 हो जाएंगे, एक एक हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, तो इसे जल्दी लॉस कर देता है। इसलिए ऑक्सीजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब जितनी कम होगी उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल जितनी ज्यादा होगी उतनी धीमे लॉस करेगा। तो इन सब में सबसे ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की। सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की। और अगर ग्रुप 2 में बात करें, ग्रुप 2 में सॉरी पीरियड नंबर 2 में अगर बात करें तो हाईएस्ट जो होती है, हाईएस्ट जो है वो नियोन के लिए होती है। किसके लिए होती है? नियोन के लिए। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। Amongst the following molecules, the largest distance between the two adjacent carbon atom is, निम्न अणुओं में 2 क्रमिक कार्बनों के बीच सबसे अधिक दूरी किस में होती है? सबसे अधिक दूरी बतानी है फ्रेंड। देखो, सबसे अधिक दूरी की बात बताता हूँ। आप 3 कंपाउंड उठा लो, एक एल्केन, एक एल्केन और एक एल्काइन। अगर आप इन तीनों को उठा लो, बेंजीन भी है इसमें तो वैसे, तो बेंजीन की बात करेंगे। खैर, एल्केन, एल्केन, एल्काइन में हमें पता ही sp3 होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। एल्किन की बात करो तो sp2 होता है, डबल बॉन्ड होता है। ओके, और अगर एल्काइन की बात करो तो sp होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ध्यान दो, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी कम बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ अमोंग देम इज
फॉर एल्केन्स। किसके लिए होती है? एल्केन्स के लिए होती है, जिसमें sp3 हाइब्रिड होता है और सिंगल बॉन्डेड होता है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, बाकी हाइड्रोजन जुड़े रहे, हमें केवल कार्बन कार्बन के बीच के डिस्टेंस से मतलब था सिंगल बॉन्डेड है। ओके, सिंगल बॉन्डेड होने के कारण लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ होती है। ओके, सो कौन सा आंसर आ गया? ए इज द करेक्ट आंसर, इथेन इज द करेक्ट आंसर। देखो इथेन दिया हुआ है, इथेन दिया हुआ है, इथाइन दिया हुआ है और बेंजीन। अब ध्यान दो, अगर एथेन और बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और साथ में रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होता है, जिससे उसकी जो डिस्टेंस होती है डबल बॉन्ड वाली वो और भी कम हो जाती है। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखने की हैं, कंसेप्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। आइसोटॉप्स आर आइडेंटिफाइड बाय, आइसोटॉप्स की पहचान किससे होती है? पॉजिटिव रे एनालिसिस, एस्ट्रॉन मास स्पेक्ट्रोग्राफ, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ या ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, अगर मैं आइसोटॉप्स के आइडेंटिफाइड की बात करूं तो इन सबसे होती है। डी इज द करेक्ट आंसर, इन सबसे होती है। पॉजिटिव रे एनालिसिस, पॉजिटिव रे मतलब कौन सी वाली बताओ? पॉजिटिव रे, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, याद आया? कैथोड रे करा था, नेगेटिव पार्टिकल्स बने थे, तो एनोड रे करा था, ठीक है, गोल्डस्टीन ने, तो उसके बाद पॉजिटिव रे हुई थी, उसके थ्रू आइसोटॉप्स की पहचान हो सकती है। सेकेंड है एस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। भाई एस्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी एक स्पेक्ट्रोग्राफ दिया था जिससे आइसोटॉप्स की पहचान हुई थी, और ये कब दिया था इन्होंने? 1919 में दिया था। फिर है डैम्पस्टन का स्पेक्ट्रोग्राफ, ये भी डैम्पस्टन का स्पेक्ट्रोग्राफ है वही, कि भाई कोई चीज स्पेक्ट्रम कैसा बना रही है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था, इन्होंने बताया था 1918 में। ठीक है, तो इनसे भी पता लगता है, इससे भी पता लगता है, इससे भी पता लगता है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आइसोटॉप्स की पहचान तीनों टेस्ट से हो सकती है, याद कर लीजिएगा, आ जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। एक कंपाउंड है फिक्स्ड, कंपाउंड में फिक्स क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बोथ, नन ऑफ दीज। सो सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, जो कंपाउंड होता है अगर वो प्योर कंपाउंड है, अगर मैं बात करूं प्योर कंपाउंड की, तो प्योर कंपाउंड आपने चाहे कैसा भी बनाया है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी फिक्स्ड होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी फिक्स होगा, दोनों के दोनों फिक्स होते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड आर नोन एज, सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टिपिकल एलिमेंट, प्रारूपिक तत्व, ब्रिज एलिमेंट, सेतु तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व या नॉर्मल एलिमेंट, सामान्य तत्व। फ्रेंड्स, इन्हें कहते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। कौन से कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट्स, बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो जो इससे अगला सब्सटेंस आता है उसके इक्वल होती है। जैसे लिथियम की अगर मैं बात करूँ तो लिथियम के नीचे तो सोडियम है, साथ में इसके बेरिलियम है और एमजी है, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, सेम तो नहीं कह सकते, सिमिलर कह सकते हैं, सिमिलर होती है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द ब्रिज एलिमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं? ब्रिज एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी को एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 31 पर। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर, आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है। फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं सारे लिख देता हूं। देखो, फर्स्ट पीरियड नंबर डाल देते हैं और एलिमेंट्स डाल देते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ओके, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, सेवंथ ही पीरियड है ना। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वाले में तो 2 एलिमेंट है, सेकेंड वाले में 8 है, थर्ड वाले में भी 8 है, फिर 18 है, फिर 18 है, फिर 32 है, फिर 32 है, ये है। तो फोर्थ वाले में कितने हुए? फोर्थ वाले में 18, बी इज द करेक्ट आंसर। कितना है? बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हो गया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 32 इन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इट बिलोंग्स टू। ये कहते हैं एक एलिमेंट है जिसका नंबर 32 है। अब ये 32 कौन सा होता है? ये होता है जर्मेनियम। मैं आपको बता दूं, याद आ गया, कौन सा होता है? जर्मेनियम होता है। ठीक है, तो जर्मेनियम का सिंबल होता है जी। अब ये कहते हैं ये भाई पीरियोडिक टेबल में किससे बिलोंग करता है? एस ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से। तो सिंपल की तरीका क्या है? सिंपल वे है इसका, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बनाएंगे और आउटर मोस्ट जिस भी शेल में, जिस भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा वही इसका आंसर होगा। तो 32 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2, ये बचेगा। देखो 2 और 2 4, 6 10 और 2 12, 6 18, 18 18 10 28 और 2 30 और 2 32। ठीक है, ये हो गया 4p2। लास्ट वाले में किस में जा रहा है? पी में जा रहा है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है ये, बस। तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बनाओ सीधे वाला, उसमें जो लास्ट में फिल होगा, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा वही ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, उसी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा।
ओके, सो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। एन एल्कीन हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18 ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स 2,2,4 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल एंड द ट्यूबुटानॉन इज द एल्कीन इज। ये कहना है एक एल्कीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18 है, इतना बड़ा है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं है। अभी कहना है इसका ओजोनोलाइसिस करने पे दो कंपाउंड मिलते हैं, एक तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, दूसरा मिलता है ट्यूबिटन। फ्रेंड दोनों के स्ट्रक्चर बना लो, उसी से पता लग सकता है। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, ओके, एक तो ये है, दूसरा क्या है, 2 ब्यूटेनॉल। इसी से हमें पता लग सकता है कि ये टूटने से पहले कंपाउंड क्या थे, क्योंकि ओजोनोलाइसिस के बाद बने हैं, ओजोनोलाइसिस के बाद बने, ओजोनोलाइसिस से पहले क्या थे वो देखो। ये कह रहे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। अब 2,2 डाइमिथाइल बनाने के लिए सबसे पहले प्रोपेनॉल बनाओ, CHO बनाओ, और इस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो ऐसे सेकंड नंबर पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये क्या हो गया, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, ये तो बन गया। 2 ब्यूटेनॉन की बात करते हैं। ब्यूटेनॉन मतलब 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉन मतलब 4 कार्बन है, सेकंड नंबर पे ऑन है, बस बाकी पे CH3 लगाओ, बाकी पे हाइड्रोजन फिल करो, तो ये बन गया ट्यूबिटोनॉन। अब सुनो ध्यान से, जहां पे ये ऑक्सीजन दिख रही है ना डबल बॉन्ड, ये दोनों वहीं से कनेक्ट थे आपस में, ये दोनों वहीं से आपस में कनेक्ट थे। तो वहीं से जब ये आपस में कनेक्ट थे तो इन्हें कनेक्ट करके दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट थे। तो पहले वाले को उठा के लेता हूँ, इसमें C है, इसमें C है, यहाँ भी एक CH3 है, यहाँ भी एक CH3 है, कंप्लीट कर लेना भाई, ठीक है, ये C है। अब इससे पे क्या हो रहा है, जो ये डबल बॉन्ड था OH आया है, इसमें डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आई है, ये नहीं थी, ये आपस में डबल बॉन्ड में कनेक्ट है इस तरह से। तो ये तो एक पार्ट हो गया यहाँ तक, समझ गए, OH हटा दिया मैंने, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये पार्ट हो गया। डबल बॉन्ड में ये जुड़ गया, H तो रहेगा, डबल बॉन्ड में दूसरा वाला कार्बन आ गया जहां से ऑक्सीजन था, ठीक। अब इसमें ऊपर की साइड एक है, नीचे की साइड 2 है, बस ये कंपाउंड बन गया। अब इसका नाम बता दो, तो इसका नाम देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पे है ना, ठीक है। मैथाइल ग्रुप 1 2 3, 3 इसमें मैथाइल ग्रुप आ गए, 3 तो आ गए मैथाइल ग्रुप, 1 2 3। अब कौन कौन से नंबर पे है, ये है 2 2 4 ट्राई मैथाइल, इतनी बात तो क्लियर, क्योंकि 2 2 4 जो सब्स्टिट्यूट थे वो सारे निकाल दिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन्स 6 वाली सेलेक्ट करने के बाद जो सारे मिथाइल ग्रुप थे वो सब्स्टिट्यूट निकाल दिए, तो 2 2 4 डाइमिथाइल ट्राई मिथाइल आ गया। अब देखो तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे बेंजीन, मतलब डबल बॉन्ड है, बेंजीन नहीं सॉरी डबल बॉन्ड है, 6 कार्बन है तो डबल बॉन्ड है, ये बन जाएगा हेक्सीन, नॉट द बेंजीन, इट विल फॉर्म हेक्सीन। और कौन से नंबर पे, 3 पे, तो 3 हेक्सीन हो गया, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये ध्यान देना, जो ये वाला क्वेश्चन आएगा और जनरलाइसिस वाला, इसमें अगर कंपाउंड्स पूछा हुआ है तो ध्यान देना है कि बनाना वहां से है जहां से वो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन को कंटेन करता है, वहां से जोड़ देना। अगर तोड़ने की बात आ जाए तो तोड़ना भी डबल बॉन्ड से ही, एक पार्ट एक को दे दो, दूसरे को एक दूसरा पार्ट दे दो, बस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। द डिफरेंस इन द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट इज, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या अंतर होता है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फ्रेंड ध्यान दो, जो आइसोटॉप्स ही पूछे हैं तो आइसोटॉप्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर इक्वल सेम प्रोटॉन नंबर, ओके। तो ये सब सेम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट डिफरेंट होता है मास नंबर। क्या डिफरेंट होता है, मास नंबर। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, कि समस्थानिकों में किस चीज का अंतर होता है, मास नंबर का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ, परमाणविक नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है, ये होती है सी इज द करेक्ट आंसर, 10 टू द पावर माइनस 13। अब फ्रेंड्स आपने सुना होगा 10 टू द पावर माइनस 15 भी होती है, तो फ्रेंड्स 10 टू द पावर माइनस 13 अगर सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो इसे आप 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर में भी लिख सकते हो, ओके। सो ये सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो परमाणु का नाभिक है उसकी जो त्रिज्या है वो बहुत ही कम कोटि के होते हैं, बहुत ही कम साइज के होते हैं, तो वो ये होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, निम्न में से कौन से क्वांटम नंबर का सेट इम्पॉसिबल अरेंजमेंट को शो करता है, वो दिखाता है जो असंभव है। तो देखो, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो इसमें N L M और S बराबर क्या दिया हुआ है, N बराबर 3 है, तो फ्रेंड्स हमें पता है L की कितनी वैल्यू हो सकती है, N की वैल्यू हो सकती है 0 से लेके, L की वैल्यू हो सकती है 0 से लेके N-1 तक, तो 0 से लेके N-1 तक दैट इज 0 1 और 2 तीनों हो सकती है, तो ये भी है, ये भी, और ये हमें गिवन है, तो ये तो करेक्ट हो गया। अब 2, अगर L की वैल्यू 2 हम यहाँ रख रहे हैं, L की वैल्यू 2, तो M की वैल्यू क्या हो सकती है, M की वैल्यू माइनस से लेके 0
फिर पॉजिटिव तक होती है, यानी कि जो एल की वैल्यू आएगी उसके नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, दैट इज मैं कह सकता हूँ -L से 0 से +L तक। और जो इसमें चौथी चीज आती है वो आती है स्पिन। स्पिन में दो ही है, या तो +हाफ या -हाफ, या दोनों लिखोगे तो +-हाफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 1 2 में से 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया। फिर m की वैल्यू -1 ये भी होगी, मिल गई हमें, ये रही। ठीक है, और बात करते हैं हाफ +हाफ, कोई दिक्कत नहीं है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। जब हमें इलेक्ट्रॉन नहीं पता कौन से वाला हाफ है तो +हाफ -हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, so this was the answer. Now question number 37. If an electron has a spin quantum number of +half and a magnetic quantum number of -1, it can be represented in. तो ये कह रहे हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का कितना है, +हाफ है, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है, -1 है। फ्रेंड ध्यान दो, अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है तो ये होगा पी ब्लॉक का एलिमेंट्स। किसका होगा, पी ब्लॉक का। ठीक है, क्योंकि पी ब्लॉक के लिए ही -1 0 और +1 होता है मिनिमम पे। किस पे होता है, मिनिमम पे क्या होता है, +1 0 -1। ठीक है, तो ये हो गया। सो इट विल बी अ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चुंबकीय क्वांटम नंबर अगर -1 है तो ये एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, पी ऑर्बिटल हो जाएगा, कि पी ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 38। द एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर पी एंड द एफ आर। भाई एजीमुथल मतलब कौन सी होती है, एजीमुथल अभी तो बताई थी, एच वाली, एल वाली। एजीमुथल कौन सी होती है, एल वाली। ठीक है, तो एल की वैल्यू पी के लिए कितनी होती है, देखो एल की वैल्यू सबके लिए लिखता हूँ, S P D F G H सबके लिए लिखता हूँ। तो एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है, जी के लिए 4 होती है, एच के लिए 5 होती है। ये सब हो गया। तो इसमें एफ के लिए 3, पी के लिए 1, दैट इज 1 एंड 3। ओके, सो आंसर कौन सा आया, आंसर आया बी। ओके, तो पी एफ के लिए क्वांटम संख्या हमने बता दी। अब फ्रेंड्स ये तो पी और एफ के लिए आया, मैं आपको बताता हूँ इसमें कोई भी एटॉमिक नंबर आ सकता है, उसके लिए भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स की बतानी आ सकती है, तो बता देना, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। द ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई एटम दैट इज आई पॉजिटिव एंड द आई नेगेटिव विल बी। फ्रेंड्स अगर आप आयनिक रेडियस की बात करते हैं, साथ में एटम भी घुसा देते हैं, तो आयनिक रेडियस की बात बताता हूँ, सबसे ज्यादा जो होती है एनायन की होती है, फिर उसके बाद जो आपका एटम होता है वो होती है, और जो सबसे कम होती है वो कैटायंस की होती है। कैटायंस हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। जो भी कैटायंस आएंगे उनकी जो आयनिक रेडियस आएगी वो सबसे कम होगी। एनायंस की जो होती है लार्जेस्ट आयनिक रेडियस होती है। ओके, क्या होती है, लार्जेस्ट आयनिक रेडियस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। और एटम की तो जो नॉर्मल होती है एटॉमिक रेडियस वही होती है। अब फ्रेंड्स इसमें बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो एनायन की होती है तो आई नेगेटिव की सबसे ज्यादा होगी, फिर एटम दैट इज आई, फिर कैटायन दैट इज आई पॉजिटिव। ये आंसर हो जाएगा, तो ढूंढ लो कौन से वाला है। आई थिंक ये ए ही है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये हो गए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर इसमें और ज्यादा होती तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे जो ज्यादा साइज होता है I2 नेगेटिव का होगा, फिर आई नेगेटिव का होता, फिर I0 दैट इज आई हो गया अपने आप में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आई पॉजिटिव दैट इज I+1 कर देता हूँ, और उससे जो छोटा साइज होगा वो किसका होगा, I2 पॉजिटिव। यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना कम आकार, ओके, उतना छोटा घर। सो इसका आंसर मैंने बता दिया था, ए है। बाकी आयंस के लिए भी लिख दिया, आप उसमें कंपैरिजन करके देख लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज रिवर्सिबल इनवर्सली रिलेटेड टू। द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए स्पेक्ट्रल रेखा की जो तरंग दैर्ध्य है निम्न में से किसके साथ व्युत्क्रम संबंध रखती है। Number of electrons undergo a transition, the nuclear charge of the atom, the difference in the energy level involved in the transition, the velocity of an electron undergoing transition. तो फ्रेंड्स जो इसमें वेवलेंथ होती है वो किससे रिलेशन रखती है, वो लगती है किससे, वेवलेंथ, उससे एनर्जी से। वेवलेंथ किससे लगती है, एनर्जी से। तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है Hc/λ। अगर मैं इसकी नजर में देखूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन होती है व्युत्क्रम है। ठीक है, तो हमने बता दिया किसके साथ होता है, एनर्जी के साथ। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। वो एनर्जी जो ट्रांजिशन में भाग ले रही है, हायर से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को कुदाने के लिए जो एनर्जी लगती है उससे है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने 20 क्वेश्चन आपको कराए 21 से लेके 40 तक। ठीक है, अभी कुछ और भी कर लेते हैं, एक काम करते हैं 41 से शुरू कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं 41 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोमॉर्फस। इनमें से कौन सा पेयर आइसोफॉर्मस है। तो आइसोफॉर्मस का मतलब क्या होता है,
आइसोमॉर्फस। अब ये इतना तो पता लग गया होगा, जब भी आपका आइसो आ जाए तो इसका मतलब सेम है। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो मॉर्फस मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। तो ऐसे बताने हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम रहे, जिनका स्ट्रक्चर सेम रहे। तो सेम कब हो सकता है? ड्यू टू हाइड्रेशन। अभी क्योंकि हाइड्रेटेड पार्टिकल है, हाइड्रेशन सेम, दस स्ट्रक्चर सेम, तो उनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है फिर? सेम होता है। ओके, तो इसमें से किसका सेम होगा? जिसका हाइड्रेशन सेम होगा, दैट इज FeSO4 एंड ZnSO4 7s2। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी सब में अलग अलग है। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया? सी। अब इसमें और किस किस के आपके एग्जांपल आ सकते हैं, एक बार सुन लीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आ सकते हैं? एक तो ZnSO4 हुआ साथ में इंटू 7s2। ठीक है, इसी के साथ में इसने कहा कि भाई जो FeSO4 इंटू 7s2 है, ये भी हो गया। ठीक है, इसके साथ में एक और आपका आ सकता है MgSO4 भी आ सकता है इंटू 7s2, ये भी हो गया। तो आ जाए कुछ भी, अगर हाइड्रेट वाटर सेम है तो आइसोमॉर्फस यानी आइसो स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर वाले होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। विच कंपाउंड डज नॉट शो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म? निम्न यौगिक में से कीटोइनॉल चलाव्यवस्था कौन नहीं दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, कीटोइनॉल एक्चुअली है क्या? मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो एक कार्बन है, इस पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, ये सिंपल कंपाउंड है। तो टोटोमेरिज्म में क्या होता है? ये जो कीटोन ग्रुप है, भाई इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो कीटोन ग्रुप होगा। तो ये जो कीटोन ग्रुप है, ये क्या करता है? अपने आप को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और साइड वाले को डबल बॉन्ड देता है। अब इसमें डबल बॉन्ड भी आया, दैट इज इन भी आया, ऑल भी आया। तो इसे कीटो और इसे इनॉल को क्या कहते हैं? इन्हें कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। कि जो कंपाउंड है वो कीटो से इनॉल में बदल रहा है और इनॉल वापस कीटो में बदल रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? टोटोमेरिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इनमें से देखो CH3CO इसमें तो होगा जरूर, CH3CO CH2CO ये भी हो जाएगा, इसमें भी CO है, ये भी हो जाएगा, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। सो डी विल बी द आंसर। तो कौन सा यौगिक इनॉल चुनाव व्यवस्था नहीं दर्शाता? दैट इज डी, एथेनॉल। एथेनॉल में नहीं होता क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं होता, तो वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ओके, बात करते हैं 43 की। रेड लेड इज, रेड लेड क्या होता है फ्रेंड्स? रेड लेड होता है PB3O4। सिंपल सा क्वेश्चन है, चैप्टर 1 में करा दिया था केमिस्ट्री के, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्राइप्लम्बिक, ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। ओके, PB3O4 ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। ओके, 43 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। How many grams of calcium oxalate will dissolve in 1 liter of saturated solution? The solubility product of the calcium oxalate is 2.5 into 10 to the power minus 7. ये कह रहे हैं कि हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्सलेट डिसॉल्व हो सकता है 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है? CaC2O4 ये होता है। अब जब ये टूटता है ना फ्रेंड्स, ये वो टूटता है, एक तो Ca2 पॉजिटिव बनाता है प्लस C2O4 2 नेगेटिव बनाता है, इसमें टूटता है। ओके, अगर मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो KSP बराबर क्या होता है? KSP बराबर होता है जो आपके आयंस बने उनके कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है। ओके, अब हमें पता है CaC2O4 का जो है वो S है, इसका कितना है? S। तो इसमें जो Ca2 पॉजिटिव बनेगा वो भी कितना बनेगा इक्विलिब्रियम पे? S। और C2O4 2 नेगेटिव अगर मैं बनाऊं तो ये भी कितना बनेगा? S। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो KSP है वो बराबर किसके है? इन दोनों के, दैट इज S इंटू S के बराबर। तो KSP कितना था? 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल S स्क्वायर। तो S बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, दैट विल बी 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अंडर रूट में। तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा? यहाँ से S बराबर कितना आ रहा है? S बराबर आ रहा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ओके, ये इसका आंसर है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 0.0005 ग्राम पर लीटर, ये इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 44 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस? इनमें से वीकेस्ट बेस कौन सा है? NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड? सो डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे वीक बेस है जिंक हाइड्रोक्साइड। कौन सा है? जिंक हाइड्रोक्साइड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? तो फ्रेंड, अगर आप ये देखो, ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास जो कंसेप्ट चलेगा वो चलेगा या तो प्लस आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट। अब एसिडिक बिहेवियर डिपेंड करता है माइनस आई इफेक्ट पे। माइनस आई इफेक्ट
जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना, माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। अब माइनस आई इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो Cl3 दैट इज डी में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इसमें एक Cl है तो इसमें ज्यादा होगा। फिर अगर मैं बात करूं इन दोनों में, तो इसमें तो माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन इसमें प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट किसमें? सी वाले में, तो इसके बाद ए वाले में होगा। ठीक है, और इसके बाद जो होगा वो किस में होगा? सी में। ठीक है, तो सी में कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3CH2। इसके प्लस आई इफेक्ट के कारण ये लेस एसिडिक है या लीस्ट एसिडिक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हुआ? डी, जिसमें सबसे ज्यादा क्लोरीन है और सबसे ज्यादा क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, जिसके कारण प्रोटॉन निकलना आसान हो जाता है और ये एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं। सो डी विल बी द आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 47 पर। द pH ऑफ 0.1 m aqueous NH4Cl सॉल्यूशन विल बी। ये कह रहे हैं pH बताओ, pH बताना है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको Kw दिया हुआ है 10⁻⁻14 जो कि होता ही है, Kb दिया हुआ है 10⁻⁵ pH बताना है और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 m। ठीक है, किसका बताना है? NH4Cl का pH बताना है। तो फ्रेंड्स देखो, pH निकालने के आपके पास दो तीन फॉर्मूले हैं। अगर आप देखो तो दोनों फॉर्मूले से बताता हूँ, दो हैं वैसे तो, एक तीसरा मेथड तो बहुत लंबा हो जाता है। दो मेथड है, दोनों से बताता हूँ। तो pH निकालने का जो पहला फॉर्मूला आपके पास है वो लिखवाया हुआ भी है, वो है 7 - 1/2 ऑफ पी के बी एंड द प्लस log ऑफ सी। एक फॉर्मूला तो है ये। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है √KW इंटू सी डिवाइडेड बाई KB। एक बनता है ये दो फॉर्मूले हैं जिससे आप ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इससे करके दिखाता हूँ। तो pH डायरेक्ट निकाल रहे हैं इसमें, तो PKB कितना होता है? KB बराबर कितना दिया हुआ है? 10⁻⁵ तो PKB बराबर कितना हो गया? 5 हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करता हूँ log C की, तो log C बराबर log 0.1, कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1, तो ये हो जाएगा -1। वैल्यू रख दो, तो pH बराबर 7 - इंटू PKB की वैल्यू 5, log C की वैल्यू -1, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 7 - 1/2 इंटू 4। ठीक है, 1/2 इंटू 4, 2 कट गया, तो 7 - 2 दैट विल बी 5 आंसर। pH कितना हुआ इसका? 5.00, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक मेथड हो गया। अब इस मेथड से देखो, इस मेथड से हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, KWC रखेंगे, KB रखेंगे। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल कितना हो जाएगा? KW बराबर क्या होता है बताओ? KW होगा 10⁻⁻14, ओके, इंटू 0.1 अपॉन 10⁻⁵ KB की वैल्यू जो दी हुई है। ठीक है, तो 10⁻⁻14 एंड 0.1 ये हो जाएगा 10⁻⁻15, और नीचे वाली पावर ऊपर जाके प्लस में, दैट इज 10⁵ तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रह गया भाई? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जल्दी से बताओ कितना रह गया? ये रह गया 10⁻⁻10। अब जब 10⁻⁻10 का अंडर रूट खुलेगा, ये सिर्फ रह जाएगी 10⁻�5। अब ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आया है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आया है 10⁻⁵, तो pH बराबर क्या होता है? -log ऑफ H पॉजिटिव, तो -log ऑफ 10⁻⁵। अब 10⁻⁵ का आंसर कितना आएगा? 5, तो pH बराबर कितना आएगा? 5। तो दोनों मेथड से मैंने कर दिया, pH 5 ही आ रहा है। दोनों लिखवाई थी, हेंडरसन इक्वेशन है और ये इसी से रिलेटेड होके आई थी, तो दोनों से हमने कर लिया, चाहे कोई सा भी मेथड आप कर लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट विल गिव द फ्री रेडिकल अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन? इनमें से कौन सा फ्री रेडिकल देगा? तो फ्रेंड्स फ्री रेडिकल की बात करता हूँ, एल्कोहल तो बनाते ही बनाते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, एल्किल हैलाइड्स भी बना लेते हैं, एल्कीन्स भी बना लेते हैं, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त भी, क्योंकि अप्रोप्रिएट कंडीशन दी है। अगर कोई इजी ना बनाए, जैसे एल्कोहल इजीली नहीं बनाता, लेकिन बनाता जरूर है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति दी भाई, जो हम परिस्थिति अनुकूल दे दें उसके कि बना सके तो बना लेगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो कौन सा आंसर हो गया? डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कस कर रहा है, फॉर द रिएक्शन NH4HS इज इक्वल NH3 प्लस H2S, Kp इज 64 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक स्क्वायर, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज। फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम प्रेशर पे जब भी क्वेश्चन आएगा, समझ लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और करके भी आना है। तो सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन को लिखना सिखा देता हूँ। इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है? देखो, इक्वेशन है NH4HS और इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इसमें से बनना है NH3 बनना है और H2S बनना है।
ठीक है, तो हम क्या शुरू करेंगे एट इनिशियल। एट इनिशियल अगर हम देखें तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो पी होगा, इनका 0 0 हो गया। ठीक है, और आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद कितना होगा, टी टाइम के बाद इसमें से तो घट जाएगा, ये मान लो ये 0 हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद ये 2 गैस बच गई, इसका कितना होगा, इसका भी पी होगा और इसका भी पी होगा, दोनों का बराबर ही तो बनेगा भाई, जितना इसमें से घटेगा उतना बनेगा। स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग बनता है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देना। अगर मान लो यहाँ पे ट्वाइस NH3 होता तो ट्वाइस से हो जाता। ठीक है, H2S में ट्वाइस होता तो ट्वाइस से हो जाता, थ्राइस होता थ्राइस से हो जाता, तो ये हो गया। ओके, तो एट टाइम टी या एट इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी पी और पी का। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से जो कंसेप्ट है वो याद रखो कि जो Kp बराबर होता है वो होता है प्रेशर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज NH3 इनटू प्रेशर ऑफ H2S, ये होता है। ठीक है, अब इनकी कोई पावर नहीं है तो पावर आपको लगानी भी नहीं, अगर पावर होती है तो पावर लगाते हैं, और नहीं है तो नहीं लगानी, क्योंकि फन है। तो Kp बराबर क्या होगा, इसका प्रेशर दैट इज P और इसका प्रेशर दैट इज P इंटू P हो गया। तो Kp की वैल्यू कितनी है, 64 बराबर P स्क्वायर, P बराबर कितना आ गया, P बराबर 8 आ गया यहाँ से। अभी फ्रेंड्स ये क्या आया है, ये इनका इक्विलिब्रियम का इंडिविजुअल प्रेशर आ रहा है, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर कितना हो गया, P प्लस P दैट इज 8 प्लस 8 इज इक्वल 16 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी इज द करेक्ट आंसर। गलती मत करके आना, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बताता है, जितनी चीजें बचेंगी उन सबके प्रेशर के सम के इक्वल आएगा, यहाँ एक का निकालता है, सबको सम करना है। ठीक है, ओके क्लियर हुआ। चलो फ्रेंड्स, अब मुझे पता है क्लियर तो शायद ना हुआ हो, तो मैंने एक क्वेश्चन इसी जैसा एक और रख दिया यहाँ पे, उसको करके देखना। सेम है, इसमें क्या है हमारा NH4CO2 NH2 है, NH4CO2 NH2। अब इसे यूरिया मत समझना, यूरिया के जैसा है, यूरिया नहीं है। इसमें से क्या बन रही है, इसमें से अमोनिया गैस बन रही है, ट्वाइस CO3 और CO2। ये कह रहे हैं Kp की वैल्यू जो है वो 2.56 इंटू 10⁻⁻⁴ है। ओके, व्हाट इज द टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, इक्विलिब्रियम पे कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम जाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसमें हमारा क्या बनना है, Kp बराबर क्या बनना है। तो Kp बराबर बनना है प्रेशर ऑफ NH3 टू द पावर 2 इंटू प्रेशर ऑफ CO2 की पावर 1, ये बन रहा है स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, तो ये बन रहा है। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग तो मैंने रख लिया, ये इक्वेशन हो गई, बट है कितना, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर ऑफ CO2 कितना रहेगा, P रहेगा इक्विलिब्रियम पर, और प्रेशर ऑफ NH3 कितना रहेगा इक्विलिब्रियम पर, प्रेशर ऑफ NH3 ट्वाइस ऑफ P रहेगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं। समझ रहे हो, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे मैंने लिखा था ना, इनिशियली कितना है 0 0 0, सॉरी ये वाला P बाकी 0 0, एंड एट इक्विलिब्रियम कितना है, इक्विलिब्रियम पे ये 0 हो जाएगा, ये ट्वाइस है तो 2P बनेगा और ये P बनेगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, Kp बराबर क्या हो जाएगा, जब इनके प्रेशर रखेंगे कितना कितना है, तो 2P का स्क्वायर इंटू P ऑफ CO2 दैट इज P। तो यहां से हमारा क्या आ गया, यहां से आ गया 4P क्यूब, Kp बराबर 4P क्यूब। तो 4P क्यूब बराबर Kp की वैल्यू 2.56 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो P क्यूब बराबर क्या आ गया, 2.56 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁴। तो P क्यूब यहाँ से क्या आ जाएगा, जब आप इसे कट करोगे, ठीक है, तो P क्यूब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 0.64 इंटू 10⁻⁴, ये हो गया 0.64 इंटू 10⁻⁴। तो P3 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 64 इंटू 10⁻�6, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब इसका क्यूब रूट करना ईजी हो जाएगा। तो P बराबर क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 10⁻⁶, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, 10⁻⁶ का कितना आएगा, 3 बार पावर खत्म हो जाएगी, -2 आएगा, दैट इज 0.04 एटमॉस्फेयर, ये आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है सिर्फ P की आई है, ये जो वैल्यू आई है P की आई है, सिर्फ P की वैल्यू। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर होगा जो इनका इंडिविजुअल प्रेशर है उन सबके सम के इक्वल, 2P प्लस P दैट इज 3P के बराबर। तो 3 इंटू 0.04 दैट विल बी 1.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। सो सी इज द आंसर। तो कभी भी P पे मत छोड़ के जाना, ठीक है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में था, P पे मत छोड़ के जाना, उसके सम करके इक्वल निकल के आंसर निकालना। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस NO प्लस Br2 इज इक्वल ट्वाइस NO Br, इन्होंने एक रिएक्शन दी दैट ट्वाइस ऑफ NO नाइट्रस ऑक्साइड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, ट्वाइस NO Br बनाता है। ये जो रिएक्शन हो रही है वो 2 स्टेप में हो रही है। स्टेप नंबर 1 ये है कि NO ने पहले ब्रोमीन से रिएक्ट करी
और रिएक्ट करने के बाद NOBr2 बनाया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और स्टेप नंबर 2 में ये कह रहा है कि ये जो NOBr2 इंटरमीडिएट बना, इस पर अगर आप फिर से NO की रिएक्ट कराएं, नॉट Br, अगर आप NO की रिएक्ट कराएं तब ये बनना है ट्वाइस NOBr। ओके, खैर अब यहां से सुनो, ये जो स्टेप दिया हुआ है सेकंड, ये स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS होता है। अब जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो रेट हम यहां से लिख सकते हैं रेट बराबर K इंटू, अगर आपको याद है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? NOBr2 इंटू NO। ये दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। अब आप कहोगे सब जब स्लो स्टेप था इसी से रेट निकल गया, आंसर यही हो जाएगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, आंसर ये नहीं होगा। अगर दो स्टेप दे रखे हैं ना, आंसर दोनों से निकलेगा, एक से निकाल के मत जाना, स्लो वाले से निकाल के मत जाना, इन्होंने दे रखा है आंसर गलत हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन करते हैं। ये आया, अब हमें स्टेप नंबर जो 1 दिया है उसका भी तो कुछ इंक्लूजन होगा, उसका इंक्लूजन क्या है समझो। हमें इसमें NOBr2 दे रखा है, अगर हम इसको इलिमिनेट कर दे तो अब हमें एग्जैक्ट रेट पता लग जाएगा। सो फॉर स्टेप नंबर 1 वी आर इलिमिनेटिंग NOBr2, जो हमें नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा वाला है, इसको इलिमिनेट करना है। ठीक है, तो रिएक्शन हमारी क्या है? NO प्लस Br2 इज इक्वल NOBr2, ये हमारी रिएक्शन है। ठीक, अब इसके लिए क्या मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर लिख सकता हूँ NOBr2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2, ये लिख सकता हूँ। अब यहां से मुझे बताओ, जो NOBr2 का जो कॉन्सेंट्रेशन आया वो क्या आ गया? वो आ गया Kc इंटू NO इंटू Br2। ये कहानी समझ में आई पूरी? मैंने क्या करा भाई, ये जो रिएक्शन थी मैंने इसको इक्विलिब्रियम पे ट्रीट करा और ये लिखा दैट इज Kc इज इक्वल NOBr2 डिवाइड बाय NO एंड Br2, ये लिख दिया। ये लिखने का NOBr2 का ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो एक पेज ले लेता हूं। इक्वेशन नंबर 1 में जब आप रखोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब इक्वेशन नंबर 1 जब हम रख रहे हैं तो ये बन जाएगा रेट इज इक्वल K इंटू, ठीक है, NOBr2 की जगह पूरा आ जाएगा Kc NOBr2, और फिर बंद होने के बाद जो हमारा NO था दूसरा वो। तो कुल मिला के इतनी सारी चीज जो है ये NOBr2 की जगह आई है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 स्लो स्टेप से जो हमने रिएक्शन नंबर 1 बनाई थी उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ध्यान से, ये दोनों मिलके हम क्या लिख सकते हैं? रेट बराबर कैपिटल K लिख सकते हैं, चाहे इनको स्मॉल K मानने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल K लिख सकते हैं। और NO हो गए 2, तो NO का स्क्वायर हो जाएगा, और Br2 अकेला है तो Br2 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है ए, सी नहीं आ रहा, आंसर आ रहा है ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आया। तो फर्स्ट स्टेप से मत करना, ठीक है, केवल एक स्टेप से मत करना। स्टेप नंबर 2 जो स्लो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, पहले तो उससे रेट लिख लो, उसके बाद क्या करना है? इलिमिनेट करना है जो कॉमन है, उसको इलिमिनेट करने के लिए उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालो, एक इक्वेशन को इक्विलिब्रियम में मान करके, एक, और जब आप इक्विलिब्रियम में मान करके उसके लिए जो निकालेंगे इक्वेशन, उसी को रख दो इक्वेशन नंबर 1 में जो हम बनाते हैं स्लो स्टेप से, दैट्स इट, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, यही तरीका है इसको करने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यहीं पर 50 क्वेश्चन तक छोड़ रहा हूँ, अगली वीडियो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। देखो इसमें मैंने आपको अच्छे खासे 30 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, 21 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन हो गए। अगली वीडियो क्योंकि लेंथी हो गई, अगली वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम। आप मेहनत करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन हैप्पी दिवाली है, आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो दीपावली बहुत सारी खुशियाँ लेके हैं, और जल्दी से आपकी जॉब लग जाए तो अगले साल आपकी दिवाली और दमदार हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुड बाय एवरीवन, और मिलते हैं अगली बार।